असम में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक गतिविधियां तेज होती हुई दिख रही है। इसी क्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन आज से 2 दिवसीय यात्रा पे गुवाहाटी पहुंचे हैं, जहां वो पार्टी के नेताओं के साथ चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेंगे। आपको बता दें कि नितिन नवीन आज दोपहर 12:40 पर गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी पहुंचे, जहां पार्टी पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद 2:45 पर वे श्रीमंत शंकरदेव कलाक्षेत्र गुवाहाटी में आयोजित भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक के उद्घाटन सत्र को में शामिल हुए और उसको संबोधित किया। इस बैठक में संगठन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई और आगामी चुनावों की तैयारियों पर चर्चा की गई। इसके बाद आज अब से कुछ देर बाद रात 8:45 पर गुवाहाटी स्थित बीजेपी कार्यालय में नितिन नवीन बीजेपी कोर ग्रुप के साथ बैठक करेंगे, जहां चुनावी रणनीति पर चर्चा होगी। साथ ही इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे कि चुनावी क्षेत्र में चुनाव के काम को और तैयारियों को कैसे आगे बढ़ाना है। कल यानी अपनी यात्रा के आखिरी दिन नितिन नवीन मां कामाख्या मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। कांग्रेस की सबसे बड़ी नीति निर्धारक इकाई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक शनिवार को बुलाई गई है। इस बैठक में मनरेगा की जगह विकसित भारत जी राम जी बिल को शीतकालीन सत्र में पास कराने के विरोध को पूरे देश में किस तरीके से किया जाए, इस पर चर्चा होगी। बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने शनिवार 27 दिसंबर को पार्टी की वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई है। इस बैठक से पहले यूपीए शासनकाल में पास की गई ग्रामीण नौकरियों की स्कीम, मनरेगा में किए गए बदलावों पर केंद्र के दावों का जवाब देने के लिए एक इंटरनल डॉक्यूमेंट तैयार किया है। बता दें, कांग्रेस पार्टी समेत कई विपक्षी दल इस बात से नाराज हैं कि केंद्र की मोदी सरकार ने मनरेगा का नाम बदलकर विकसित भारत जी राम जी एक्ट 2025 कर दिया है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग के दौरान नए कानून को वापस लेने की मांग को लेकर देश भर में आंदोलन किया जाएगा। पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक यह डॉक्यूमेंट सरकार की इस दलील का जवाब है कि नई स्कीम ग्रामीण रोजगार में स्ट्रक्चरल गैप को दूर करेगी। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। क्या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा टूटने के कगार पर पहुंच गई है? क्या पार्टी के अंदर इतना ज्यादा असंतोष बढ़ गया है कि पार्टी टूट के कगार पर पहुंच गई है? 24 तारीख को उपेंद्र कुशवाहा ने एक पार्टी अपने सरकारी आवास पर आयोजित किया था। उसमें तमाम नेताओं को बुलाया गया था। लिट्टी चोखा पार्टी में उनके ही 3 विधायक नहीं पहुंचे थे। इन तीनों विधायक का जो नाम है, उसमें पहला नाम है माधव आनंद का, दूसरा नाम है रामेश्वर महतो का और तीसरा नाम है आलोक कुमार सिंह का। तीनों विधायक उस समय पटना में मौजूद थे और उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बीजेपी के जो बने हैं नवनिर्वाचित नितिन नवीन, उनसे मुलाकात की। फिलहाल जो असंतोष दिखाई दे रहा है उससे इतना तय है कि पार्टी टूटने के कगार पर पहुंच चुकी है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। यूपी में ब्राह्मण विधायकों के सहभोज पर उत्तर प्रदेश यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी सख्त नाराज हैं और उन्होंने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि भविष्य में ऐसे किसी भी आयोजन को अनुशासनहीनता माना जाएगा। उत्तर प्रदेश भाजपा के भीतर ब्राह्मण विधायकों की हाल ही हुई बैठक को लेकर बचे सियासी घमासान के बीच प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का भी बड़ा बयान सामने आया है। पंकज चौधरी ने इस पूरे घटनाक्रम पर कड़ा रुख अपनाते हुए पार्टी के विधायकों को चेतावनी जारी की है। पंकज चौधरी ने भाजपा के जनप्रतिनिधियों को भविष्य में ऐसी गतिविधियों से दूर रहने की हिदायत भी दी गई है। साथ ही विपक्ष पर हमला बोलते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सपा, बसपा और कांग्रेस जैसी पार्टियों का भविष्य अंधकारमय है, इसलिए उनकी तरफ से भाजपा के खिलाफ नकारात्मक नैरेटिव बनाया जा रहा है, जिससे सावधान रहने की जरूरत है। इससे पहले ठाकुर विधायकों ने परिवार कुटुंब के नाम से एक बैठक कर बीजेपी के लिए असहज स्थिति पैदा कर दी थी और इस बार ब्राह्मण विधायकों के लामबंद होने से विपक्ष को बीजेपी पर हमला करने का एक और मौका मिल गया। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानव श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी सुर्खियों में है। राबड़ी देवी के साथ साथ उनका जो सरकारी आवास है यानी 10 सर्कुलर रोड एक बार फिर सुर्खियों में है, क्योंकि कल रात कुछ गाड़ियों की आवाजाही जो है वो इस सरकारी आवास के अंदर और बाहर हुई थी और उसके बाद यह कयास एक बार फिर तेज हो गई है कि क्या राबड़ी देवी के तरफ से, क्या उनके परिवार के तरफ से घर को खाली किया जा रहा है, क्या इसके अंदर जो सामान है उसको किसी और जगह शिफ्ट किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर हालांकि
आरजेडी के जो नेता हैं उनका कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि घर के अंदर ना इस वक्त राजा सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव हैं, ना राबड़ी देवी हैं और ना ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव है। बंगला पूरी तरीके से खाली है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। आगामी महानगर पालिका के लिए चुनावी गठबंधन की घोषणा के बाद अब ठाकरे ब्रदर्स चुनावी रणनीति बनाने में जुट चुके हैं। इस कड़ी में शुक्रवार के दिन राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे से मिलने उनके बांद्रा स्थित घर मातोश्री पहुंचे। सूत्रों की माने तो आगामी महानगर पालिका चुनाव के लिए प्रचार की दिशा, कैंपेन मैनेजमेंट और रणनीति की मुख्य जिम्मेदारी दोनों युवा ठाकरे ब्रदर्स को सौंपी जा रही है। बता दें कि बुधवार को लगभग 2 दशकों के बाद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने साथ आने का निर्णय लिया, जिसके बाद दोनों ही पार्टियां यानी कि शिवसेना उद्धव गुट और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के भीतर नई ऊर्जा और सक्रियता दिखाई दे रही है। नेताओं और पदाधिकारियों की लगातार बैठकों का दौर जारी है और गठबंधन को जमीन पर मजबूत तरीके से उतारने की तैयारी तेज हो चुकी है। मुंबई महानगर पालिका चुनाव में आदित्य ठाकरे और अमित ठाकरे की जोड़ी को गठबंधन का चेहरा माना जा रहा है। दोनों विशेष रूप से युवा मतदाताओं के बीच पहुंच बढ़ाने, सोशल मीडिया कैंपेन को तेज करने और ग्राउंड कनेक्ट बनाने पर फोकस कर रहे हैं। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। दिल्ली में आज से शुरू 2 दिवसीय आतंक विरोधी सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2 महत्वपूर्ण डेटाबेस आज जारी किए, जिसको राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने तैयार किया है। ये 2 डेटाबेस हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम नेटवर्क डेटाबेस और दूसरा वेपन डेटाबेस नेटवर्क। दोनों ही नेटवर्क ये ऐसे हैं जिससे कि अपराधियों पर अंकुश लगाने में या आतंकी गतिविधियों को रोकने में काफ़ी मदद मिलेगी। दरअसल में जो ये डेटाबेस तैयार किया गया उससे पूरे राज्य की पुलिस को किसी भी आतंकवादी के बारे में, किसी भी संगठित अपराध के बारे में एक पलक झपकते सारी जानकारी मिल जाएगी और डेटाबेस सबसे शेयर किया जाएगा। इसी तरीके से जो वेपन डेटाबेस तैयार किया है NIA ने, उससे ये होगा कि अगर कोई सुरक्षा एजेंसियों से लूटे हुए हथियार को कहीं कहीं छिपाता है, कहीं उसका इस्तेमाल करता है, तो उससे उसके बारे में पता चल सकेगा। 2 दिनों का जो ये कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें और भी कई मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें आतंकवाद से लड़ने और आतंकवाद को पूरी तरीके से खत्म करने को लेकर कई तरह के निर्देश भी दिए गए। सम्मेलन 2 दिन तक चलेगा। आज पहला दिन है, कल इसका समापन होगा। कैमरामैन विजय के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24 दिल्ली। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच तल्खी अब और बढ़ती नजर आ रही है। उमर अब्दुल्ला सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। ये प्रदर्शन किया है जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के बनिहाल में। दरअसल यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता उमर अब्दुल्ला सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं, उमर अब्दुल्ला का पुतला जलाया है और जमकर उमर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। यह दिखाता है कि उमर अब्दुल्ला और कांग्रेस के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, बल्कि ये प्रदर्शन किसी बड़े राजनीतिक संकेत की ओर भी इशारा कर रहे हैं। कैमरामैन दीपक के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू। बांग्लादेश में हिंदुओं पे हो रहे अत्याचार को लेकर के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा है, बांग्लादेश ये ना भूले कि ऑपरेशन सिंदूर हो चुका है पाकिस्तान में। पूर्व डिप्टी CM यूपी व राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा पहुंचे कानपुर। कहा, बांग्लादेश अपनी आखिरी सीमा पार कर रहा है। ये भारत है जहां श्री कृष्ण ने 99 गाली बर्दाश्त करने के बाद सुदर्शन चक्र उठाया था। बांग्लादेश को जानना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर हो चुका है पाकिस्तान में। बांग्लादेश ये ना समझे कि हिंदुओं को मार करके भारत को चुनौती दे सकता है। भारत हिंदुओं की हित रक्षा के लिए पूरी तरह तत्पर है। भारत राजनयिक स्तर पर बात कर रहा है। इसके साथ ही डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि जिस तरह से बांग्लादेश में स्थितियां हैं, हिंदुओं की हत्या की जा रही है, अगर स्थितियां नहीं सुधरी तो जल्द ही भारत कोई बड़ा एक्शन ले सकता है। कैमरा पर्सन धर्मेश साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ, न्यूज़ 24। नए साल के जश्न के लिए नशे के सौदागरों ने पटना में भी बड़ी तैयारी कर रखी थी। इसके लिए नशे की बड़ी खेप मंगाई गई थी, लेकिन पटना पुलिस की कार्रवाई ने नशे के सौदागरों की कमर ही तोड़ दी है। दरअसल पटना पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पटना के मनेर में एक घर में छापेमारी की गई, तो वहां से करीब 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा के चरस, अफीम और ब्राउन शुगर बरामद किए गए। इसके अलावा बड़ी मात्रा में वहां से नशे के इंजेक्शन में मिले थे। पुलिस ने यहां से 12 लाख रुपए नगद सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। हालांकि जो नशे के सौदागर 2 भाई थे, उनमें से एक फरार हो गया, जबकि दूसरे को गिरफ्तार कर लिया गया है। नशे की सौदागरों के इस गैंग की तलाश में पुलिस पिछले कई लंबे अरसे से लगी हुई थी, लेकिन ये पकड़ में नहीं आ रहे थे। लेकिन इस बार पटना पुलिस को पुख्ता इन्फॉर्मेशन थी और इस आधार पे छापेमारी हुई और इस पूरे गिरोह को उसने दबोच लिया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी पटना के अलग अलग इलाकों से
कई नशे के इंजेक्शन के अलावा शराब की बड़ी खेप भी बरामद की गई थी। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24। यूपी की राजधानी लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल के आसपास लगे सजावटी गमलों को आम लोग उठा ले गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है। दरअसल बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी लखनऊ के दौरे पर थे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल की बड़ी सौगात राजधानी वासियों को दी। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर प्रेरणा स्थल के आसपास सजावटी गमले लगाए गए थे। जानकारी के मुताबिक जब कार्यक्रम समाप्त हुआ तो वहाँ से गुजरने वाले लोग सजावटी गमलों को उठा ले गए। मौजूद कुछ लोगों ने इसका वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है। फिलहाल सजावटी गमलों को ले जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद संबंधित विभाग ने इसकी सुरक्षा भी शुरू कर दी है और इसको सहेजना भी शुरू कर दिया है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। आज श्री गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह और माता गुजर कौर को समर्पित शहीदी सभा श्री फतेहगढ़ साहिब में चल रही है, जहां पर लाखों की तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो इन छोटे साहिबजादों को याद कर रहे हैं और गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब में माथा भी टेका जा रहा है। लेकिन वहीं पर नई कंट्रोवर्सी भी शुरू हुई है। खासतौर पर केंद्र सरकार भी जगह जगह पर वीर बाल दिवस मना रही है। अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री छोटे साहिबजादों और माता गुजर कौर को याद कर रहे हैं और उनको श्रद्धांजलि भी दी जा रही है। और वहीं पर एसजीपीसी श्री फतेहगढ़ साहिब में शहीदी सभा कर रही है, जहां पर लाखों की तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो कल से ही नतमस्तक भी हो रहे हैं। और कल 5 लाख के करीब जो श्रद्धालु थे उन्होंने माथा टेका और जो अंदाजा लगाया जा रहा है कि 25 लाख के करीब 3 दिन तक चलने वाली इस सभा में जो श्रद्धालु होंगे वो गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब और गुरुद्वारा ज्योति स्वरूप में जाकर नतमस्तक भी होंगे। लेकिन वहीं पर बार बार कहा जा रहा है कि अब वीर बाल दिवस की जगह साहिबजादे शहादत दिवस मनाया जाए और इसके लिए केंद्र सरकार को एसजीपीसी ने गुजारिश भी की हुई है। लेकिन वहीं पर आज पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी सांसद हरसिमरत कौर बादल के ऊपर भी तंज कसा कि जब आप सरकार में थे तब इस नाम को अप्रूवल दी गई थी, लेकिन वहीं पर लगातार ही जो कंट्रोवर्सी है वो भी चल रही है। विशाल इंग्लिश, न्यूज़ 24, चंडीगढ़। नए साल के स्वागत के लिए गुजरात के सबसे बड़े आयोजन यानी कि कांकरिया कार्निवल की शुरुआत हो चुकी है। 2008 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बतौर मुख्यमंत्री इसकी शुरुआत करवाई थी। अहमदाबाद के मशहूर कांकरिया लेक फ्रंट पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कांकरिया कार्निवल की शुरुआत के साथ 350 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। रंगारंग परेड, थीम डांस और लाइट शो में दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। 31 दिसंबर तक चलने वाला कांकरिया कार्निवल, जो कि अहमदाबाद की पहचान बन चुका है, इस बार और भी ज्यादा भव्य होने जा रहा है। पहले ही दिन कीर्तिदान गढ़वी ने समा बांध दिया। गीताबेन रबारी, संकेत खांडेकल, पार्थ ओरजा और किंजल दवे जैसी नामचीन सिंगर अपना परफॉर्मेंस देने वाले हैं। वहीं दूसरे स्टेज पर नेल आर्ट, मेहंदी प्रतियोगिता, योगा, जुम्बा, लाफिंग क्लब, फैशन शो जैसे कई कार्यक्रमों का आयोजन है। लगातार तीसरी बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान पाने के लक्ष्य के साथ सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए भी क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया गया है। 34 हाईटेक कैमरों से निगरानी रखी जाएगी जो हेड काउंट करेंगे। रोजाना यहाँ 1 लाख से भी ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद की जा रही है। कैमरामैन प्रभात साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। नोएडा की सड़कों पर एक नाबालिग ने किराए की थार कार से जमकर के कोहराम मचाया। यह हादसा उस वक्त हुआ जब नाबालिग नोएडा की सड़कों पर थार लेकर के निकला और उसने एक कार को टक्कर मार दी। उसके बाद कई बाइकों को टक्कर मार दी, जिससे कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जिसने भी ये मंजर देखा वही अफरा तफरी का माहौल बन गया और साथ ही लोगों ने इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। और साथ में जब पुलिस को इत्तला दी तो मौके पर पुलिस ने पहुंच करके थार को कब्जे में ले लिया और नाबालिग से पूछताछ शुरू कर दी है। पूछताछ में पता चला है कि इस नाबालिग ने पहले घर से पैसे चुराए थे, उसके बाद उसी पैसे से किराए की थार लेकर के वो नोएडा में अपने दोस्त से मिलने गया था, तभी ये हादसा हो गया। फिलहाल पुलिस जो है इस मामले की जांच कर रही है और साथ ही इस बात की भी जांच कर रही है कि जिस थार मालिक है उसने इस नाबालिग को बिना लाइसेंस चेक किए थार कैसे दे दी। कैमरा पर्सन विजय के साथ में यूसुफ, न्यूज़ 24, नोएडा।